Hello students, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter second. Chapter second है वो कौन सा है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जिसमें हमने इसके जो की पॉइंट है उनमें से कौन कौन से की पॉइंट उसका जिनका अध्ययन कर लिया है। इंट्रोडक्शन हो गया है, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप हो गया है, और इसमें जनसंख्या घनत्व भी हो गया है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। आगे जो वो ये पढ़ लिए थे, जनसंख्या वृद्धि भी पढ़ ली थी। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप हैं वो पढ़ रहे थे। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे, परिवर्तन का प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि पढ़ ली थी, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं वो पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? 3 घटक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म तो आप जानते हैं, जन्म होता है वो। मृत्यु भी जानते हैं। प्रवास क्या होता है? प्रवास क्या है? जब कोई लोग हैं वो छोड़ के जाते हैं किसी स्थान को, और जिस स्थान पे जाते हैं वो उसके लिए क्या हो जाते हैं? प्रवासी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके 3 घटक हो गए। अशोधित जन्म दर CBR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रूड बर्थ रेट को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रति 1000 जो स्त्रियों हैं उनके द्वारा जो बच्चों को जन्म दिया जाता है वो क्या कहलाता है? CBR। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित जन्म दर या CBR को क्या बोलते हैं? क्रूड, CRUDE बर्थ रेट, BIRTHRATE, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये तो अशोधित जन्म दर क्या होती है कि इसको कैसे निकाला जाता है? जैसे किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म भी, जितने बच्चों ने क्या है कोई भी एक वर्ष ले लिया अपन ने, जैसे जो भी वर्ष आप लेना चाहो, जैसे 2020 ही ले लो, 21 ले लो, 20 ले लो, आप पीछे जो गया है उसमें क्या है, जितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने बच्चों ने जीवित जो रहे हैं वो हो जाएंगे इसमें 2020 में। अब किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, अब ये क्या है, किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या थी इंटू 1000 क्यों किया है आपने? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चे, इसके लिए 1000 हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हाँ भी क्या होगी, अशोधित मृत्यु दर क्या होगी। जैसे हमने ले लिया कि किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चे कितने हैं? 2000 बच्चे कर लो। और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या ये कितनी है? 20,000 जनसंख्या है, 2000 बच्चों ने जन्म लिया है इंटू 1000। तो ये 30 हो जाएगी, ये 20 से ये 20 हो गया, तो 1 पे गया तो ये हो जाएंगे 100। ये अशोधित जन्म दर कितनी आ जाएगी? अब 100 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा। अब क्या है, मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। मृत्यु दर क्या है, वो भी
भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती। सिर्फ क्या है, जन्म दर बढ़ गई वही क्या है कि जनसंख्या वृद्धि नहीं होती। आपको कल भी जो पिछली कक्षा थी उसमें बताया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। मृत्यु दर जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। क्या है कि मृत्यु दर जो घट रही है उससे भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मरने वाले कम हो जाएंगे तो क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये इसके कारण ये भूमिका निभाती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। क्या है, एक सरल विधि है मापने की। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे है, इसमें अब भी प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। भी प्रति हजार जनसंख्या है उसके पीछे कितने लोग मरे, ये है, इसको अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार से की जाती है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, जिस प्रकार से जन्म लेने वाले थे इस प्रकार से मरने वाले हो गए, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या भी उस वर्ष में ये हो गया। इसमें यहाँ क्या है, जीवित जीने वाले हो गए, ये यहाँ पे मृतकों की संख्या हो जाएगी। बाकी वही सेम का सेम फॉर्मूला है, ये आप कर लोगे। अब क्या है आगे, मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। मृत्यु दर किस पे प्रभावित करती है कि जहाँ पे यदि जननांकीय संरचना है वहाँ, और जहाँ सामाजिक उन्नति है, मतलब जहाँ क्या है समाज क्या है डेवलप है, और क्या आर्थिक विकास है, जैसे कि वहाँ पे आर्थिक विकास से मतलब है कि वहाँ पे संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो उससे क्या है कि मृत्यु दर कम होती है। जैसे पहले जैसे मृत्यु ज़्यादा होती थी, जो आदिम काल हो गया या उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद में अभी हमारे से 100 वर्ष पूर्व ले लो आप कि भी उस टाइम क्या है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी से टैबलेट्स वगैरह बनने लग गई हैं, इलाज प्रॉपर होने लग गया है, तो उससे क्या है कि जो है मृत्यु दर में कमी आई है। अब अगला जो है, जो थर्ड घटक है वो कौन सा है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास में क्या होता है, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। इससे भी प्रवास से भी क्या है, जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, कम या ज़्यादा होती है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, जहाँ से लोग जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उद्गम स्थान, वो उनका क्या है, उद्गम स्थान है। और जिस स्थान से आगमन करते हैं वह क्या है, गंतव्य स्थान, जिसके लिए क्या है, जिस स्थान में आगमन करते हैं, मतलब जैसे आप कहीं गए हो तो वहाँ आपका जो स्थान है वो तो हो गया आपका उद्गम स्थान, और जहाँ गए हो वो क्या हो गया, गंतव्य स्थान। उद्गम स्थल जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थल क्या है, जहाँ से आप आए हो तो वहाँ पे आपके आने से क्या है, वहाँ पे कमी आई है, वहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए लोग, तो ये क्या है कि जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। और जहाँ पे आप गए हो वो क्या है, वहाँ पे जनसंख्या क्या है, आपके आने से क्या है, बढ़ गई है, तो ये क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास और मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास को क्या है, संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रवास स्थायी भी, प्रवास क्या है, आप सदा के लिए आ गए उस स्थान को छोड़ के तो वो हो जाएगा स्थायी। अस्थायी थोड़े समय के लिए आए हो तो वो अस्थायी हो जाता है, अस्थायी प्रवास हो जाता है। तब मौसमी, जैसे कि आप किसी रोज़गार की तलाश में, जो लोग मजदूर है वो इधर उधर से मौसमी, जैसे काम का टाइम आ गया तब चले गए फिर वापस आ गए, ये मौसमी प्रवास हो जाता है। यह गांव से गांव हो जाता है, गांव से दूसरे गांव में चले गए, या गांव से नगर, किसी गांव से नगर में चले गए, या नगर से नगर तथा नगर से गांव में भी आ सकते हैं।
तो ये क्या हो जाता है, ये प्रवास की स्थितियाँ हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? क्या आप महसूस कर सकते हैं? हाँ, दोनों हो सकते हैं। जैसे कोई गया है वो वहाँ के लिए आया, प्रवासी हो गया, आया वो प्रवासी। जैसे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। जो नए स्थान पर गए हैं, अभी आए हैं, तो वो क्या, उनके लिए क्या हो गए, अप्रवासी। उत्प्रवासी जो प्रवासी जो एक स्थल से बाहर चले जाते हैं वो हो जाते हैं उत्प्रवासी। जो स्थान से छोड़ के गए। नीचे जो डायग्राम है उसमें दिखा रखा है 22% ऑफ माइग्रेंट्स टू मुंबई आर किड्स, कि मुंबई में जो माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं, वो क्या है, उसमें 22% बच्चे हैं। अब ये जो अखबार की कटिंग है वो दिखा रखी है आपको कि भी हाँ ये चीज़ें। तो आगे चलते हैं। इसमें क्या है, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। लोग क्यों करेंगे प्रवास? ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्यों करेंगे। क्योंकि उनको क्या है, एक आर्थिक रूप से भी लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं अपने गांव से या नगरों से, शहरों से, जिससे क्या है, पैसे आएंगे तो क्या है, वो अपने सामाजिक जीवन, मतलब अपने जीवन का स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि उससे क्या है, भौतिक सुख सुविधाएं वो प्राप्त करेंगे, उससे पैसे आएंगे, तो उससे क्या है कि सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। अब उनको क्या है, प्रवास को प्रभावित कौन कौन से करते हैं, उनके दो समूह हैं। एक तो है प्रतिकर्ष और एक क्या है, अपकर्ष। एक तो वहाँ से जाने के लिए प्रेरित करता है, एक कहीं आने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिकर्ष में बेरोजगारी, जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं, जहाँ पे निम्न दशाएं होंगी वहाँ कम जाने के लिए करेंगे लोग, कि जहाँ पे सुख सुविधाएं कम होंगी। राजनीतिक उपद्रव, जैसे अपने देश में जम्मू और कश्मीर में क्या है कि उपद्रव चलते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कम जाने को करेंगे। प्रतिकूल जलवायु, जहाँ पे जैसे कि कहीं ज़्यादा ठंडी और कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी लोग नहीं जाएंगे। जहाँ बैलेंस्ड मौसम रहता है वहाँ जाने का ज़्यादा कोशिश करें। प्राकृतिक विपदाएं, जहाँ पे ज़्यादा प्राकृतिक विपदाएं आ रही है वहाँ नहीं जाने को करेंगे। महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। ये क्या है, कम आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, जहाँ पे रहन सहन अच्छा होगा वहाँ पे लोग अपने आप जाएंगे। शांति व स्थायित्व होगा, जहाँ पे शांति होगी वहाँ भी जाने को लोग ज़्यादा करते हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा में अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा आकर्षण अधिक करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लग गई। शताब्दियां मतलब अनेकों वर्ष लग गए। 700 करोड़ से भी अधिक है आज के जो टाइम में। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। आरंभ में क्या है कि लोगों की संख्या वो बहुत धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ वर्षों में क्या है कि कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है, बहुत ज़्यादा दर से बढ़ी है। डायग्राम 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख। इसमें क्या है, आपको ये सारणी दिखाएंगे। इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो सारणी है इसमें ये दिखा रखा है कि ये वर्तमान में इतनी थी। ईसा मसीह के जन्म के समय, ईसा मसीह की पहली शताब्दी में 30 करोड़ से कम थे। ये देखो ईसा मसीह का जन्म, इसमें क्या है 0.25 अरब, तो 0.25 अरब कितने हो गए, 25 करोड़।
हो गए। तो ये क्या है, 30 करोड़ से कम थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी, जो 1500 से लेके 1700 तक की जो शताब्दी थी ना, उसमें क्या है कि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि विश्व व्यापार इधर से उधर। 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ 1750 के लगभग। विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी उस टाइम। 18वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। वह अब तक प्रौद्योगिकी प्रगति के जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आने से क्या है कि जन्म दर को घटाने की सहायता की तथा जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या वृद्धि में कैसे सहायता की है, विज्ञान और ने कैसे सहायता की, ये देखो आप, ये जो ग्राफ है वो देख रहे हैं, ये एकदम से यहाँ के एकदम से बढ़ गया कि यहाँ एकदम से अचानक से वृद्धि हुई है। ये सारी जो आपकी जो सूचनाएं दिखा रखी है कि ये 1700 वर्ष हैं, ये 1800, 1900, 2000 तक। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें क्या है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है, ये भी हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि क्या है कि अब क्या टेक्नोलॉजी से टीकाकरण हो गया है, चिकित्सा सुविधाएं उसमें सुधार हो गया है। महामारी, पहले महामारी बहुत ज़्यादा आती थी, अब क्या है, पहले ही जन्मते ही बच्चों के टीके लगा दिए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी बीमारियां तो उनके आजीवन कभी होंगी ही नहीं। अब जैसे इसमें पढ़ते हैं, मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया। पहले क्या है कि ऊर्जा के लिए क्या था, मानवीय और प्राणी, इसमें भाप इंजन आ गया, जिससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई गई। और इससे क्या है, कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे क्या है कि कृषि और उद्योग में क्या है, उत्पादन में वृद्धि होने लगी। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, क्योंकि आजकल जन्मते ही बच्चे के टीके लग जाते हैं, वो क्या है, महामारियों और अन्य संक्रमण रोगों के टीके लगते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे कि उनके बीमारी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वास्थ्य ने पूरे विश्व में मृत्यु दर की तीव्रता से घटाने में भी योगदान दिया, क्योंकि मृत्यु दर भी घटी है और जन्म दर बढ़ी है, तब जाके ये विस्फोट हुआ है, जब सबसे ज़्यादा हुई है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगला जो बच गया वो पार्ट है अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।